मुझे जाना चाहिए। इन चीजों के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते। हम ये कोई साधारण अभिनेत्री तो बिल्कुल नहीं थी। 50वें उम्र में टॉपलेस के अलावा किसिंग सीन देना देखने वाले को उतना उचित नहीं लगता, लेकिन उन्होंने किया, और वो भी अपने से कम उम्र के कलाकार के साथ। दरवाजा मत खोलना। Pretend you're not inside. Come on, Nam. Hey, Nam. सलीम, उम्र के 61वें साल तक कुंवारी रहने के बाद उन्हें प्यार हुआ, और वो भी फेसबुक पर मुलाकात हुई एक अनजान इंसान से। ये वो अभिनेत्री भी नहीं है जो हर दूसरे तीसरे फिल्म में दिखी, लेकिन उनका जो चरित्र है वो सही मायने में तारीफ के काबिल है। जितनी बिंदास वो खुद हैं, उतनी बिंदास उनकी माँ भी थी, जिन्हें 98 की उम्र तक जिंदा रहने का सौभाग्य मिला। जी हाँ दोस्तों, हम सुहासिनी मूले की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिता, आपका हिंदी रेडियो में स्वागत करती हूँ। मुझे ये लगा कि ये शायद, मुझे पता नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने लोगों को मिल चुकी हूँ, कितने मर्दों को मिल चुकी हूँ। उसमें से मैं अपने एक हाथ के 5 उंगलियों पे गिन सकती हूँ जिनको मैं कहती हूँ दैट मेन हु एक्चुअली बिलीव एंड प्रैक्टिस इक्वालिटी। सुहासिनी का जन्म 20 नवंबर 1950 को पटना में एक मराठी परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। उस वक्त उनके परिवार में उनकी माँ विजया मुले और 2 बड़ी बहनें थी। एक अकेली माँ के लिए 3 बेटियों की परवरिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विजया मुले अपने जमाने की मशहूर फिल्म इतिहासकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। वो एक बहुत ही जमीनी और साधारण इंसान थी, पर फिल्म जगत के बड़े बड़े नाम जैसे सत्यजीत रे और लुई मैल भी उनका बहुत सम्मान करते थे। लोग उन्हें प्यार से अक्का कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब मराठी में बड़ी बहन होता है। सुहासिनी की माँ भी एक ऐसे ही परिवार से थी जहाँ उनकी नानी भी बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को पालने के लिए सब्जियां तक बेची थी। उनका मानना था कि उनकी बेटियों को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी खुद जी सके। विजया मुले को भी यही सीख मिली थी और उन्होंने अपनी बेटियों को भी यही सिखाया। सुहासिनी बताती हैं कि उन्हें कभी नहीं बताया गया कि कुछ काम सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं और कुछ लड़कियों के लिए। वे पेचकस भी उतनी ही आसानी से चलाती थी जितनी आसानी से गुड़िया से खेलती थी। सुहासिनी के पिता संगीत प्रेमी थे और उनके घर पर अक्सर बड़े बड़े संगीतकार आया करते थे। महान गायिका गंगूबाई हंगल उन्हें अपनी दादी की तरह मानती थी, लेकिन पिताजी के गुजर जाने के बाद सुहासिनी की मां को सरकारी नौकरी की वजह से लगातार शहर बदलना पड़ता था। इसी वजह से उन्हें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ी। वे खुद बताती हैं कि इस वजह से उनकी पढ़ाई में मुश्किल आई और वे अच्छी छात्रा नहीं थी, पर फिल्मों में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी, क्योंकि उनकी माँ फिल्म सोसाइटी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। सुहासिनी छोटी उम्र में ही फिल्मों के पोस्टर चिपकाती थी, मेहमानों को आमंत्रण देती थी और कभी कभी तो प्रोजेक्शन बूथ में खड़े होकर फिल्में देखती थी। इसी दौरान उन्होंने फेडरिको फेलिनी की फिल्म लॉ स्ट्रॉड और लुई मैल की 400 ब्लेज जैसी फिल्में देखी और फिल्में बनाने की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। सुहासिनी की जिंदगी में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब 1965 में पर्ल्स साबुन के लिए उन्हें एक मॉडल के रूप में चुना गया। इस विज्ञापन को उस समय की एक मशहूर विज्ञापन एजेंसी ने बनाया था, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। सुहासिनी बताती हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो सुंदर है, पर जब उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में अपनी तस्वीरें छपी हुई देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खूबसूरत है। ये एक ऐसा विज्ञापन था जिसने मृणाल सेन का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो अपनी आगामी फिल्म भुवन शोम के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। साल 1968 में जब सुहासिनी 11वीं कक्षा में थी और अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब उनकी मां ने फोन करके उनसे कहा कि फिल्म निर्देशक मृणाल सेन उनसे मिलने आ रहे हैं और उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार रहना चाहिए।
सुहासिनी कहती हैं कि उनकी माँ शायद ही कभी ऐसी फरमाइश करती थी, इसलिए उन्हें लगा कि ये बहुत जरूरी है। मृणाल सेन उनके पास आए और उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुनाई। उन्होंने सुहासिनी से पूछा कि क्या वो इसमें अभिनय करना चाहेंगी। सुहासिनी ने बस इतना पूछा कि उनकी माँ क्या कहती हैं। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ तैयार हैं, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। फिर सुहासिनी ने उनसे पूछा कि उनका रोल क्या होगा। तब मृणाल सेन ने कहा, मुख्य किरदार का। सुहासिनी बताती हैं कि उन्हें उस समय अभिनय की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके साथ कौन कौन काम कर रहा है। जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी, तब हवाई जहाज में उनकी मुलाकात अपने सह कलाकारों उत्पल दत्त और शेखर चटर्जी से हुई। उन दोनों को देखते ही वो डर गईं, क्योंकि वे दोनों थिएटर की दुनिया के बड़े नाम थे। सुहासिनी ने सोचा कि मृणाल सेन ने उन्हें क्यों चुना होगा, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई। शूटिंग के पहले दिन वो अपने डायलॉग भूलती रही, लेकिन मृणाल सेन ने धैर्य बनाए रखा। वो हर बार कहते, बहुत बढ़िया, एक और टेक। सुहासिनी को लगता था कि ये क्या है, पर जल्द ही उन्होंने काम करने का तरीका सीख लिया। एक बार जब वो एक लंबा डायलॉग याद कर रही थी, तो उत्पल दत्त ने उन्हें सिखाया कि डायलॉग को रटने के बजाय उसका मतलब समझने की कोशिश करो। सुहासिनी कहती हैं कि मृणाल सेन और उत्पल दत्त जैसे महान कलाकार एक किशोरी को सिखाने को तैयार थे। इससे उनकी विनम्रता और महानता का पता चलता है। एक और मजेदार किस्सा है। एक सीन में सुहासिनी को एक भैंसे पर बैठकर सूर्यास्त की तरफ जाना था, पर भैंसा हिलने से ही मना कर रही थी। तब सुहासिनी ने उसे एक छड़ी से मारा और भैंसे के मालिक ने उसे खाने का लालच दिया। तब जाकर वो चली। पर मृणाल सेन को वो शॉट इतना पसंद आया कि उन्होंने एक और नजदीकी शॉट लेने की कोशिश की, जिससे भैंस घबरा कर भाग गई। सुहासिनी बताती हैं कि मृणाल सेन की हिंदी बहुत खराब थी और सेट पर उनकी हिंदी को समझना एक खेल जैसा होता था। वो कहते थे, के इसका पेड़ काटना, जिसका मतलब होता था के शॉट को कमर के नीचे से फ्रेम करो। फिल्म भुवन शोम 1969 में रिलीज हुई और ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सुहासिनी उस समय अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा जा चुकी थी, इसलिए उन्हें फिल्म की सफलता का तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक उन्होंने उसे वेनिस फिल्म के फेस्टिवल में नहीं देखा। ये एक विडंबना थी कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म को ही एक गंभीर फिल्म समीक्षक की नजरों से देखा। फिल्म भुवन शोम की सफलता के बाद सुहासिनी मुले एक बड़ी हीरोइन बन सकती थी, पर उन्होंने अभिनय को अपना पेशा नहीं बनाया। वो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती थी। वो कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी गई, जहां उन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी में कोर्स शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो तकनीक वहां सिखाई जा रही थी वो सिर्फ कनाडा के बड़े खेतों के लिए थी, न कि भारत के छोटे किसानों के लिए। उन्होंने इसे अपनी एक गलती माना और फिर मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। मैकगिल यूनिवर्सिटी में उन्हें एक मशहूर टीचर जॉन ग्रियर्सन से पढ़ने का मौका मिला, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री शब्द गढ़ा था। जॉन ग्रियर्सन ने सुहानी को भारत वापस जाकर अर्थपूर्ण फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1975 में वो भारत वापस आई और सत्यजीत रे की फिल्म जना अरण्य में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने मृणाल सेन की फिल्म मृग्या में भी बतौर सहायक निर्देशक काम किया। फिल्मों की दुनिया में इन महान लोगों के साथ काम करके सुहासिनी को अपनी राह मिल गई। उन्होंने तय किया कि वो भी सामाजिक जागरूकता पर फिल्में बनाएंगी। अगले 20 सालों में सुहासिनी ने 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जिनमें से 4 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनकी डॉक्यूमेंट्री एन इंडियन स्टोरी 1978 के भागलपुर के अंधों पर आधारित थी, जब पुलिस ने कुछ लोगों की आंखों में तेजाब डाल दिया था। उनकी दूसरी फिल्में बियॉन्ड जेनोसाइड, चिट्ठी और नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ इंडिया पर थी। वो हमेशा यथार्थवादी सिनेमा पर जोर देती थी और कहती थी कि फिल्मों को वास्तविकता से जुड़ा होना चाहिए। सुहानी को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन में कभी भी उनकी कला को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। 2000 के दशक में सुहानी मुले एक जानी मानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुकी थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। सही मायने में उनका अभिनय सफर 1999 में दोबारा शुरू हुआ। महान गीतकार गुलजार साहब की फिल्म हुतुतु के साथ सुहासिनी ने अपनी अभिनय यात्रा दोबारा शुरू की।
और किस्मत का खेल देखिए, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी। हुतुतु के बाद सुहासिनी मुले ने जो शुरुआत की वो आज भी जारी है। आशुतोष ग्वारिकर की फिल्म लगान रिलीज होने के बाद वो घर घर में पहचानी गई। उन्होंने दिल चाहता है और हमराज जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि वो इस बात से नाराज भी थी कि हिंदी सिनेमा में उनके लिए ज्यादातर माँ के किरदार ही लिखे गए। उन्होंने एक बार कहा था कि वो निरूपा रॉय बनकर नहीं रहना चाहती, वो चाहती हैं कि उनके जैसे उम्र दराज कलाकारों के लिए अच्छे किरदार लिखे जाएं। दरवाजा मत खोलना। Pretend you're not inside. Come on, Nam. Can't do Hey, that. Nam. सलीम, सुहासिनी मुले का करियर अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने खुद को इतना व्यस्त रखा कि शादी का ख्याल भी उनके मन में नहीं आया। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी शादी करना नहीं चाहा, पर उन्हें अपने हिसाब से कोई साथ ही नहीं मिला। वो बताती हैं कि उनकी एक लंबी लिव इन रिलेशनशिप थी जो 1990 में खत्म हो गई थी। इसके बाद वो लगभग 20 साल तक अकेली रही। मुझे ये लगा कि ये शायद, मुझे पता नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने लोगों को मिल चुकी हूँ, कितने मर्दों को मिल चुकी हूँ। उसमें से मैं अपने एक हाथ के 5 उंगलियों पे गिन सकती हूँ जिनको मैं कहती हूँ दैट मेन हु एक्चुअली बिलीव एंड प्रैक्टिस इक्वालिटी। बोलने वाले हजारों हैं, प्रैक्टिस करने वाले ना के बराबर है। So I really felt with this man when we were doing things that he actually believed in equality. साल 2011 में सुहासिनी मुले अचानक न्यूज हेडलाइंस में आने लगी क्योंकि उन्होंने 60 साल की उम्र में डॉक्टर अतुल गुट्टू से शादी की थी। उनका ये फैसला सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि वे दोनों फेसबुक पर मिले थे। अतुल 65 साल के थे और एक मशहूर भौतिक विज्ञानी थे। सुहासिनी कहती हैं कि वो शुरुआत में बहुत सतर्क थी, पर अतुल की बातचीत की गहराई और उनके व्यक्तित्व ने उन्हें आकर्षित किया। अतुल विधुर थे और उनकी पहली पत्नी प्रमिला का 6 साल पहले कैंसर से निधन हो गया था। अतुल ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अपना काम छोड़ दिया था और उनके साथ आखिरी 4-5 साल पूरी तरह से बिताए थे। अतुल के इसी व्यवहार ने सुहासिनी को उनसे जोड़ दिया। जब उन्होंने अपने परिवार को शादी के बारे में बताया तो वो सभी चौंक गए। उनकी बहन ने पूछा कि क्या उन्होंने शराब पी रखी है, और उनकी एक और बहन को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उनकी मां ने अतुल से मुलाकात की और उन्हें पसंद किया। 16 जनवरी 2011 को अतुल के जन्मदिन पर उन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली। आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है और अभिनय के क्षेत्र में भी सक्रिय है। सुहासिनी मुले का पूरा जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हर काम अपनी शर्तों पर किया और कभी हार नहीं मानी, चाहे वो फिल्मों को ठुकरा कर पढ़ाई के लिए विदेश जाना हो, या 50 साल की उम्र में दोबारा अभिनय शुरू करना, या 60 साल की उम्र में प्यार को एक नया मौका देना। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कुछ भी करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उनका पूरा जीवन दिखाता है कि एक कलाकार सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और अपने उसूलों से भी महान बन सकता है।